आज हम लोग चैप्टर 5 वंशागति व विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी, मगर लॉकडाउन के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसके जो बेसिक टर्म्स हैं हमने आपको बताए थे कि कौन कौन से टर्म इसमें यूज होते हैं, जैसे डोमिनेंस क्या है, रेसेसिवनेस क्या है, एलील क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। तो ये सब तरह के जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो सब हम इसके बारे में जान चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत है क्या। पहले हम बात करते हैं वंशागति के बारे में कि ये वंशागति क्या है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण आए और जाएं, वैसे लक्षणों को हम कहते हैं वंशागति। और विविधता क्या होता है? जब एक किसी जीव का दूसरे जीव के बीच में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं विविधता। यानी जैसे एक ही माता पिता के दो संतान हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। मम्मी पापा के हम भाई बहन दो हैं, चार हैं, चारों अलग अलग लगते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं है। तो जब अलग अलग माता पिता के अलग अलग संतान होंगे तो वो भी आपस में बिल्कुल अलग होंगे। ऐसे करके ही जितने भी हम लोगों के बीच में जाएंगे, जितने जीवों के बीच में जाएंगे, हमें उतनी विविधताएं मिलेंगी, उतनी वेरिएशंस मिलेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको वेरिएशंस के बारे में जानना है और यह जानना है कि कैसे माता और पिता से बच्चे में गुणों का आदान प्रदान होता है। कैसे ऐसे हम कहते हैं कि ये मम्मी पे चला गया है, इसके तो सारे लक्षण पिताजी से मिलते हैं। तो ये जो लक्षणों का आदान प्रदान है यह किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वंशागति है क्या। वंशागति यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है वंश के दौरान, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश, जब कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी और ऐसे लगातार कमिंग जनरेशंस में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जब गुणों का आदान प्रदान होता चला जाए, ट्रांसफर होता चला जाए, तो ऐसे एक पीढ़ी से चले आने वाले गुणों को हम वंशागति या आनुवांशिकी कहते हैं या आनुवांशिक गुण कहते हैं। वेरिएशंस जब एक ही माता पिता के दो संतान या अलग अलग जीवों के बीच में जो विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? विविधता। विविधता जिसे हम इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। तो ये जो सिद्धांतों का जो उद्गम हुआ, जो शुरुआत हुई, यह शुरुआत हुआ सर जॉर्ज मेंडल से। यह एक पादरी थे जिनका एक छोटा बगान था। यह अपने छोटे से बगान में हरी सब्जियां, फूल, छोटे छोटे पौधों का ये लगाने का इनको बहुत शौक था। और साथ ही साथ इनको उतना जीन की समझ नहीं थी, तो ये उतना बता नहीं पाए कि हाँ गैमेट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया नहीं। लेकिन इनका नाम है सर जॉर्ज मेंडल। सर ठीक है, इनका नाम है सर ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने रिसर्च किया और 7 साल तक, यानी फ्रॉम 1857, इन्होंने 1857 में शुरुआत की, अपने रिसर्च की, और यह रिसर्च 1865 तक चला था। यानी इन 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधे पे, पी प्लांट, जिनको हम क्या कहते हैं? मटर हिंदी में। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल तक अध्ययन करके 7 ऐसे विपरीत लक्षणों को निकाला, 7 ऐसे विपरीत लक्षणों को निकाला जो कि इसी एक पौधे में पाए जा रहे थे। जैसे इनकी लंबाई, जिनका जो बौनापन है, इन्होंने देखा कि अगर कुछ पौधे लंबे हैं तो साथ ही साथ इसके साथ कुछ पौधे बौने भी हैं।
इन्होंने यह देखा कि इनमें जो फूल का प्रकार है वह उनके रंगों में विभिन्नताएं हैं, उनके पत्तियों के अरेंजमेंट में विभिन्नता है, उनके मटर के दाने में विभिन्नता है, उनके फलियों में विभिन्नताएं हैं। तो उन्होंने पाया कि इतनी सारी विभिन्नताएं जब एक ही पौधे में मिल रही है तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, यह प्रश्न आता भी है कि सर जॉर्ज मेंडल ने क्यों मटर के पौधों को ही अपने रिसर्च के लिए चुना। मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें विभिन्नताएं अधिक थी। वह एक साल में ही ढेर सारी फलियों को, ज्यादा अनाज को उत्पन्न करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक साल के अंतर्गत ही हम लोग मटर के पौधे को लगाते हैं तो वह क्या होता है, ऐसा तो नहीं ना आम के पौधे की तरह कि एक बार लगा दिया तो अब सालों साल इसमें फलियां होंगी। इसे हम लगाते हैं, यह साल भर में ही फल को देता है, फिर यह पौधा नष्ट हो जाता है, फिर यह पौधा मृत हो जाता है। यानी यह एनुअली ग्रो करता है, साल में एक बार। देखते हैं ठंड के मौसम में मटर की फलियां ज़्यादा मिलती हैं और गर्मी के मौसम में हम उन्हीं फलियों को क्या करते हैं, स्टोर करके अनाज के रूप में यूज़ करते हैं। तो साल में एक बार ये पौधा जन्म लेता है और एक साल में एक पौधे में इतनी विभिन्नताएं होने के कारण इन्होंने अलग अलग पौधों को नहीं चुना। दूसरी चीज़, पहले तो कि ये एनुअली ब्रीड करता है, ये पौधा एनुअल है, साल में एक बार होता है। दूसरा, यह उभयलिंगी है। यह क्या है, उभयलिंगी है, यानी इनमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे में है। जैसे कि ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, ये इस तरीके की मटर की पौधे होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसमें दोनों तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। यानी इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी, ये स्वयं भी परागण की विधि से अपनी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है संपन्न कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया से भी संपन्न कर सकता है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हम इस फूल में या इस पौधों में आराम से कराया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इस पौधे को चूज किया कि इस पौधे में हम आराम से इनके पराग कणों को निकालकर अपनी स्वेच्छित पुष्प या अपने स्वेच्छित प्रकार के पुष्प से परागित करा करके, संकरण करा के हम नए प्रकार की जो वेरिएशन है, विविधता वाले अनाज या विविधता वाले पौधों को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। इन्होंने 3 तरह के लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ क्या कहते हैं, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। तो इन्होंने 2 तरह के क्रॉस किए। पहला क्रॉस था एक संकर, दूसरा था द्विसंकरण क्रॉस। तो इन्होंने सबसे पहले पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर्स ढूंढे, यानी कौन कौन से गुण थे। सबसे पहले इन्होंने देखा कि इनकी लंबाई, जिनको हम टॉल कहते हैं, इसका विपरीत गुण भी इसमें पाया गया, जैसे बौनापन या बौना, जिसे हम डॉर्फ कहते हैं। इन्होंने देखा कि पी प्लांट अगर कुछ लंबे हैं तो साथ ही साथ कुछ पौधे जो हैं वह बौने भी हैं। उसके बाद फिर इन्होंने देखा इनकी फूल को, फूल का रंग, दूसरा है फूल का रंग। पहला फूल का रंग था वाइट यानी सफेद, और साथ ही साथ दूसरा था वायलेट यानी बैगनी। यानी कुछ पौधों में अगर सफेद फूल हैं तो साथ ही साथ कुछ पौधों में बैंगनी फूल भी हैं। उसके बाद तीसरा गुण था बीज का रंग, बीज का रंग। ये सब चीजें मैंने बताई है क्लास में, जब हमारा क्लास हो रहा था आमने सामने, हमने ये सारा चीज बताया है, लेकिन फिर से मैं ये बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, आप कनेक्ट कर पाए सब चीजों को। तो कुछ फलियां जो थी वो येलो यानी पीले रंग की थी, साथ ही साथ कुछ फलियां जो है वो किस रंग की थी, ग्रीन कलर की थी। और चौथा गुण उन्होंने देखा कि फूल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो 2 तरह के फूल के अरेंजमेंट थे, यानी
अरेंजमेंट था वो दो तरह का था। पहला था एक्सिलरी और दूसरा था टर्मिनल। एक्सिलरी और टर्मिनल यानी फूल में पंखुड़ियों की जो अपनी अरेंजमेंट होती है वह था एक्सिलरी और टर्मिनल। ये दो तरह के फूलों के अरेंजमेंट्स थे। उसके बाद बीज के प्रकार, दो तरह के बीज के प्रकार थे। पहला था इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई फली और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड फली यानी कि इसका जो फल या जो इसके जो मटर होते हैं इन्फ्लेटेड और दूसरा यानी इसी का ऑपोजिट था कॉन्स्ट्रिक्टेड। यानी आप लोग अक्सर देखे होंगे घर में मटर को जब आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं ना उसके छिलके फूल करके निकल जाते हैं। जब वह बिना पानी में डाले हुए घर पे रहता है तो आप क्या देखते हैं, कुछ के जो बाहरी आउटर जो चोल होता है, बीज की जो कवर होती है, बीज का जो कवर होता है वह बिल्कुल घुंघरेला रिंकल्ड रहेगा, झुर्रीदार रहेगा। और साथ ही कुछ फलियां ऐसी होंगी जिनका बीज बिल्कुल चिकना सा होता है, बिल्कुल स्मूथ सा होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों अलग अलग तरह के बीज हैं, दोनों अलग अलग प्लांट में उपजे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग पौधे में भले ही हुए होंगे या हो सकता है कि एक ही पौधे में हुए होंगे, लेकिन दो अलग अलग तरह के बीज तो हैं। तो एक ही मटर में दो तरह के बीज मिले। पहला था इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई और दूसरा था संकीर्णित यानी कि वह बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड था। अब आप बीज में ये राउंड और रिंकल्ड में भी जाएंगे यानी कि यह फली, इसमें रिंकल्ड और राउंड ये दोनों गुण भी पाए जाते हैं, बिल्कुल चिकने से और बिल्कुल झुर्रीदार से। और सातवां गुण, पहला है लंबाई, दूसरा है फूल का रंग, तीसरा है बीज का रंग, दूसरा है फूल में अरेंजमेंट, तीसरा है फली का प्रकार और चौथा है फली के बाहरी जो उसकी मतलब बाहरी जो उसके स्किन का जो कवर होता है वह है। और अगला भी हम फिर जाएंगे बीज के रंग में। बीज का रंग हम लोग जानेंगे कि कैसा होता है। उसके बाद फली का भी रंग होगा, फली का भी रंग ठीक वैसा ही होता है। फली का रंग भी हो जाएगा हमारा येलो और ग्रीन। कोई दिक्कत है? ये 7 कैरेक्टर्स थे, ये 7 लक्षण थे जो मेंडल साहब ने लिया मटर के पौधे में और उन्होंने क्रॉस कराया। पहला है एक संकर क्रॉस, एक संकरण जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है एक। जब कभी हम किसी एक गुण को लेकर क्रॉस कराते हैं या उसकी संतति उत्पन्न कराते हैं तब जो जीव हमें प्राप्त होते हैं वह एक संकर क्रॉस द्वारा होते हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया को जब हम एक लक्षण को लेकर संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वैसे संकरण या वैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक गुण लेते हैं लंबाई, तो इसका जस्ट विपरीत गुण ऑपोजिट लक्षण क्या है? बौना। लंबा को हम टॉल कहते हैं और बौना को हम ड्वार्फ कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान की उत्पत्ति कराते हैं तो हमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो लंबाई यानी मान लेते हैं कि पेरेंट 1 यानी जनक 1 लंबे गुण के साथ है, यानी पेरेंट 1 या मान लिया जाए ये नर है, मेल है, तो ये लंबा है। और पेरेंट 2 ये यानी कि ये जो फीमेल है ये बौनी है, यानी यह छोटे कद की है। तो हम सब जानते हैं कि जो लक्षणों को जो प्रतीत कराए, जो लक्षणों को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है वह जोड़ियों में होता है। जैसे जीन, तो हम उसके लिए प्रभावशाली गुण के पहले अक्षर को कैपिटल अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं
और इस दो जोड़ी में प्रदर्शित किया जाने वाला शब्द एलील कहलाता है, जो कि किसी भी जीव के जेनेटिक गुण को या जीन को प्रदर्शित करता हो। हम कहते हैं ना कि जो मनुष्य है उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 कहते हैं कि 46 गुण पाए जाते हैं। तो जब इनके युग्मक निर्मित होते हैं तो युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह बिल्कुल आधी हो जाती है। तो जब यह युग्मकों में बढ़ेगा तो एक कैपिटल टी यानी इसमें ये क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली यह एलील जो है टूट करके कैपिटल टी हो जाएगा। जब हम अप्रभावी गुण में एलील को प्रदर्शित करेंगे तो वह ठीक प्रभावशाली गुण का स्मॉल लेटर होगा। जैसे हमने प्रभावशाली गुण को कैपिटल टी से दर्शाया था, तो हम अप्रभावशाली गुण को ठीक उसी कैपिटल टी के स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रदर्शित करेंगे, यानी स्मॉल टी। तो जब हम इनके युग्मकों यानी कि गैमेट्स को अलग करेंगे तो यह हो जाएगा कैपिटल टी। और जब इसके युग्मकों को अलग करेंगे तो यह हो जाएगा स्मॉल टी। इनके बीच में संकरण कराएंगे यानी क्रॉस कराएंगे, तो पीढ़ी 1 मिलेगी, पहली पीढ़ी की संतति मिलेगी। जैसे एक बार यह कैपिटल टी इस युग्मक के साथ निषेचित होगा और पुनः यानी कि प्रत्येक दोनों युग्मकों के साथ संकरण करेगा, और जो संतान उत्पन्न होंगे वो F1 जनरेशन यानी फीलियल 1 जनरेशन या पहली पीढ़ी की संतति कहलाएगी। तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रहे भले ही कैपिटल टी बाद में आए या स्मॉल टी पहले आए, लेकिन अगर कैपिटल टी साथ में आ रहा है इसका मतलब है कि प्रभावशाली गुण हमारे साथ है। जब कभी प्रभावशाली गुण किसी भी संतान में उपस्थित रहेगा तो कभी भी यह नहीं सोचेगा कि अरे स्मॉल टी पहले आ रहा है तो हम स्मॉल टी लगा देंगे, या कोई भी स्मॉल अक्षर पहले आ रहा है तो हम उसके गुण को लिख देंगे। नहीं, जब कभी प्रभावशाली गुण उपस्थित है तो सर्वप्रथम हम प्रभावशाली गुण को ही प्रदर्शित करेंगे, अप्रभावशाली गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे। भले ही उसकी संख्या अधिक हो लेकिन हमेशा प्रभावशाली गुण दिखेगा। जैसे कितने भी बौने आदमी हो उसके बीच में एक लंबा आदमी आ जाए तो दिखने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार हमें हमेशा प्रभावशाली लक्षण को सामने यानी पहले रखना है। वैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब कभी प्रभावशाली एलील आ रहा है तो संतान कैसी है, लंबी है यानी टॉल। यह भी संतान कैसी है, टॉल। यह भी टॉल और यह भी टॉल। तो हम देख पा रहे हैं कि F1 जनरेशन में उत्पन्न चारों संतान, या पहला संतान, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह चारों संतान लंबा कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ है। इसका मतलब है इसमें वेरिएशन नहीं है। अब हमें स्वपरागन कराना है। यह जो संकरण हुआ है यानी पहला क्रॉस जो हुआ है एक संकरण में, इसे हमने कराया है, इसे हमने आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से परागित किया, ताकि हम यह देखना चाहते थे कि अगर एक लंबा गुण किसी बौने गुण के साथ मिलता है तो संतान कैसे उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि अगर लंबा गुण बौने गुण के साथ मिलकर संतान की उत्पत्ति करेगा तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न संतान एक ही जैसे लंबे होंगे। तो अब हमें स्वपरागन कराना है क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए। तो पीढ़ी 1 यानी F1 जनरेशन में उत्पन्न संतान में दो संतान को हम दो जनक के रूप में लेंगे। अब इस क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं और अगला संकरण करते हैं। अब इसमें जनक 1 पेरेंट 1 कैसे है, टॉल है, लेकिन इसका एलील क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। हम लोग अभी तुरंत यह देखे हैं कि जो हमको F1 जनरेशन में मिला वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है। तो इसीलिए जब हम
कराएंगे तो उसमें जनक का जो टॉल होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। और जनक 2 यानी पेरेंट 2, तो एक मेल एक फीमेल। टॉल, ये भी टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स को अलग करते हैं तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो हमें मिलेगा F2 जेनरेशन, यानी फीलियल 2 जेनरेशन, दूसरी पीढ़ी के संतान। तो पहला क्रॉस यह, दूसरा यह इसके साथ क्रॉस करेगा, तीसरा क्रॉस इसके साथ और चौथा क्रॉस इसके साथ। तो अब जो संतान हमें मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यह कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले जो संतान है यह कैसे हैं, टॉल। यह कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जो संतान है यह कैसे हैं, यह भी टॉल होंगे क्योंकि प्रभावशाली गुण है, तो यह दोनों भी कैसे होंगे, टॉल। और स्मॉल टी वाले संतान कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो यह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 4 संतति की उत्पन्न हुए हैं और यह 4 में से 3 जो है वह टॉल है यानी लंबे हैं और एक जो है वो कैसे हैं, बौने हैं। अब हम देखेंगे कि क्या तीनों टॉल एक ही जैसे हैं, नहीं, एक तो कैपिटल टी के साथ है, एक 2 जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ है। जिन लोगों को ये क्रॉस हार्ड लगता है ना वो लोग बॉक्स बना के करिए, यानी यह पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। यह बना के क्रॉस करने से बहुत लोगों को सहूलियत होती है। जैसे कैपिटल टी यहाँ लिखिए, यहाँ स्मॉल टी। तो यह जो अब क्रॉस बनाइएगा तो ये आप लोगों को आसान लगेगा बनाने में, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये भी बना दिए ये भी बना दिए, नहीं, ये पुनेट स्क्वायर है। ये जब हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में जाएंगे, द्विसंकरण क्रॉस में जाएंगे तो वहां ज्यादा मदद करता है क्योंकि वहां 4 नहीं वहां 16 संतति उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां हमें ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो इस तरीके से भी क्रॉस करके बनाइएगा तो भी आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, तो अब जो हमें 4 संतान मिले हैं वो 4 में से 3 एक तरह के हैं, एक तरह के जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं कि भैया 3 लंबे हैं एक बौने हैं। लेकिन अगर हम इनके जीन पर जाएंगे तो यह देखेंगे कि चारों में से केवल 2 संतति ही एक समान है, बाकी के 2 संतति अलग है, यानी 3 प्रकार के संतति उत्पन्न हुए हैं। तो एक संकर क्रॉस करने के बाद हम रेशियो निकालते हैं 2 तरह के, पहले भी बताया था फिर बताते हैं। पहला है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक यानी भौतिक स्थिति बताने वाला गुण, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गोल, सफेद, हरा, पीला, काला, गोरा, यानी जो हमें भौतिक स्थिति बताती है वह होता है फिनोटाइप। जैसे कि कितने प्रकार के संतान हम हैं, हमको ये नहीं देखना है कि कितने प्रकार के एलील है नहीं है, हम यह देख रहे हैं कितने प्रकार के संतान है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। तो क्या प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि 3 जो है वो टॉल है, 2 तरह के संतान है, एक तो टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है। अब आपसे अगर यह पूछें कि कितने टॉल और कितने ड्वार्फ हैं, तो आप कहेंगे ना कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का हुआ, 1 2 3 टॉल 1 ड्वार्फ, यानी 3 लंबे हैं और 1 बौना है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, भौतिक स्थिति बता
बताने वाला जो अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, वह मिलेगा 3:1 का। अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप यानी जीन, अनुवांशिक गुण बताने वाला अनुपात। तो यहाँ लंबा है पर कैसा है, जीन क्या है, तो जीन बोलता है कि दोनों प्रभावशाली गुणों के साथ लंबा है। यह दोनों भी लंबे हैं, मगर जीन कहता है कि एक प्रभावशाली गुण है और दूसरा अप्रभावशाली गुण है। यानी कि यह लंबा तो है पर इसमें प्रभावशाली गुण भी उपस्थित हैं, अप्रभावशाली गुण भी उपस्थित हैं। यह बौना है, चूंकि दोनों अप्रभावशाली गुण हैं इसीलिए इसमें अप्रभाविता दिख रही है। तो कितने प्रकार के जीव हैं, पहला है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाले कितने संतान हैं, केवल एक है ना, ये केवल एक है, तो इसका अनुपात होगा 1। और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2, और स्मॉल टी वाले फिर 1। यानी जीनोटाइपिक रेशियो एक संकरण क्रॉस का 1:2:1 यानी 1:2:1 आएगा। आप कितने भी लक्षण ले लीजिए, कितने भी अलग अलग लक्षणों की जोड़ियों को लेकर अगर एक संकरण क्रॉस कराइएगा तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ही आएगा। आप नहीं हो तो क्रॉस कराकर घर में देख लीजिए, सातों लक्षण आपके पास होंगे या पीछे लिखा है, आप वीडियो को में बैक जाकर के सातों लक्षण लिख लीजिए और सातों का एक संकरण क्रॉस कराइए। सातों में आपको यही जीनोटाइपिक और यही फिनोटाइपिक रेशियोज मिलेंगे। और ऐसे ही आप जितने भी आगे जितने भी जीवों में वेरिएशंस देखते हैं, चाहे वो लंबाई का हो, उनके रंग का हो, बालों के रंग का, आंखों के रंग का, या ऐसे कितने ही लक्षण हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, उनमें आपको ऐसी विभिन्नताएं इन्हीं क्रॉस की मदद से होंगी कि मम्मी लंबी है, पापा जो है वो शॉर्ट एवरेज हाइट के हैं, तो उत्पन्न संतति कैसी होंगी, या पापा गोरे हैं मम्मी काली है तो उत्पन्न संतति कैसे होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग गुणों का जब हम संकरण कराते हैं, उनके बीच में क्रॉस कराते हैं और जब संतान उत्पत्ति होती है तो उनमें ऐसी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। अब आगे हम लोगों का डायहाइब्रिड क्रॉस है, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इस पूरे वीडियोस को फिर से देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आसान लगेगी, जो लोग क्लास किए हैं उनको और भी आसान लगेगा। और आगे डायहाइब्रिड क्रॉस बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।